ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई में जो ये है, ये कंस्ट्रक्शन है, इसके टर्म्स तुम्हें याद करने होंगे। इसके टर्म्स तुम्हें याद करने पड़ेंगे, क्या क्या है इसका, ये सब डिटेल। कॉर्निया है, ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन कवरिंग द फ्रंट आई। फ्रंट में जो है ये कॉर्निया है, और फ्रंट में जो है ये कॉर्निया है। आइरिस है, द डायफ्राम बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस। तो ये जो है ये है आइरिस है, ये जो है आइरिस है। ये क्या है? यही हमारा लेंस है। ये लेंस कैसा है? ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये हमारा लेंस है जो कि आई लेंस है। आई लेंस, इट इज अ ट्रांसपेरेंट लेंस मेड ऑफ द जेली लाइक मटेरियल। ये आई लेंस है, और ये आइरिस है जो कि अकॉर्डिंगली जो है हमारे आई लेंस को प्रोटेक्ट करती है। आई लेंस को प्रोटेक्ट करती है। सडनली जो है मान लो लाइट कम या ज़्यादा होती है, लाइट फ्लक्चुएट होती है, ऐसे केस में रूम में सोए हुए किसी ने लाइट ऑन कर दिया तो सडनली क्या है, आइरिस थोड़ा सा बंद हो जाएगा। तो ये जो है लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है। आइरिस क्या है? इस आंख के अंदर कितनी लाइट जाए उसको कंट्रोल करता है, फ्लक्चुएट करता है। और ये जो है सिलेरी मसल्स, सिलेरी मसल्स क्या है? ये जो लेंस है, इस लेंस को ऐसे समझो कि ये जो लेंस है, इस लेंस को ऊपर से ऐसे यहां से प्रेस करते हैं। तो ये लेंस को प्रेस करने के लिए कौन सी मसल्स यूज होती हैं? सिलेरी मसल्स। ये जो मसल्स हैं वो होगी सिलेरी मसल्स। तो अगर ये मान लो नीचे फोर्स अप्लाई करता है तो ये लेंस क्या हो जाएगा? ऐसे थोड़ा सा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? क्या बोलते हो? मान लो सिलेरी मसल्स पे फोर्स अप्लाई कर रही है, अगर सिलेरी मसल्स अगर इसको प्रेस कर रहे हैं ऊपर से, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस लेंस का इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? जल्दी बताओ। अरे फ्लैट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होता है। कोई सरफेस फ्लैट है, प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो अगर इसे कर्व होगा तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर डिक्रीज कर जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज गलत है भाई, डिक्रीज। रेडियस ऑफ कर्वेचर डिक्रीज। अच्छा, ये रेडियस ज्यादा है या ये रेडियस ज्यादा है, ये बताओ। ये तो छोटे इसके सर्किल का पार्ट है ना। तो जितना फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस का रेडियस इन्फिनिटी, उसके बाद फिर रेडियस मान लिया आर है, इसके बाद रेडियस ये r/2 है। तो कर्व होता जाएगा, बेंड होता जाएगा, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर डिक्रीज होगा। फ्लैट होता जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज होगा। तो जैसे कोई चीज हमें दिखाई नहीं देती है तो हम ऐसे आंखें फाड़ के देखते हैं ऐसे ज्यादा। तो उसमें क्या होता है कि आईज, ये सिलेरी मसल्स बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं, बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं। तो बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं तो इससे क्या होता है कि ये थोड़ा सा फ्लैट टाइप का होता है। फ्लैट टाइप का होता है। फ्लैट टाइप का होने का मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो रहा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज हो रहा है। इधर जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, तो हमारा जो आई लेंस है, आई लेंस वो वेरिएबल रेडियस ऑफ कर्वेचर का लेंस है। और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर वेरिएबल है तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। व्हाट इज दिस फॉर्मूला? इट इज लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला। तो ये देखा है कि फोकल लेंथ डिपेंड ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आंखें जो है ऐसे ब्रॉड हो रही हैं, अगर ऐसे देख रहे हैं हम ज्यादा, आंखें थोड़ा सा रिलैक्स हैं, तो ये जो है सिलियरी मसल्स रिलैक्स हैं। सिलियरी मसल्स अगर रिलैक्स स्टेट में है, सिलियरी मसल अगर रिलैक्स स्टेट में है तो आई लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाएगी। सिलियरी मसल्स अगर टेंस्ड स्टेट में है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिक्रीज हो जाएगी। रेडियस ऑफ, अच्छा ये देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिक्रीज होगी तो फोकल लेंथ की सेहत के ऊपर क्या असर पड़ेगा? अगर ये मान लेते हैं दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो यहाँ पे अगर याद होगा, याद तो नहीं होगा वैसे, हम यहाँ पे पुट करेंगे साइन कन्वेंशन के साथ 1/r माइनस ऑफ 1/-r। तो ये हो जाएगा 2/r। तो जो फोकल लेंथ हो जाएगा वो क्या होगा? इट इज r डिवाइडेड बाई 2μ-1। तो क्या ये बात समझ में आ रही है कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज होता है तो फोकल लेंथ बढ़ती है। फोकल लेंथ बढ़ती है मतलब यहाँ पे हम लिख लेंगे फोकल लेंथ भी बढ़ जाती है, और यहाँ पे फोकल लेंथ घट जाती है।
मतलब आई लेंस इज अ लेंस ऑफ वेरिएबल फोकल लेंथ। एक लाइन ये याद रख लोगे बिल्कुल, आई लेंस इज अ लेंस ऑफ वेरिएबल फोकल लेंथ। वो फोकल लेंथ कैसे चेंज होती है? वो फोकल लेंथ चेंज करती है सिलेरी मसल्स। तो आइरिस हो गया, आइरिस जो है प्रोटेक्शन का काम करता है, इंटेंसिटी डिसाइड करता है। और ये जो रेटिना है, रेटिना जो है वो स्क्रीन है, ये जो है जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है, ये है रेटिना, ये हमारा स्क्रीन है। तो यहाँ से लाइट आती है, लाइट आ गई, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं तो उससे जो है उसकी इमेज यहाँ पे हमें बनती है। और ये जो इमेज बनती है वो हमेशा रियल इमेज बनती है, हमेशा रियल इमेज बनती है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, यस। रेटिना पे जो इमेज बनेगी वो क्या होगी? इन्वर्टेड होगी। अब ये इन्वर्टेड इमेज जो है वो इस ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू, ऑप्टिक नर्व्स ये छोटे छोटे नर्व्स हैं, ये डायग्राम में भी इसमें क्लियर ना हो बट नोट्स तो तुम्हारे पास है ही। तो ये ऑप्टिक नर्व से जो है वो ब्रेन में सिग्नल जाता है और ब्रेन में वहां पे इसको इन्वर्ट कर दिया जाता है और हमें जो है सीधा सीधा दिखाई देता है। ठीक है, तो हमें बेसिक कंपोनेंट क्या याद रखने हैं? हमें याद रखना है कि हमारे लिए जो काम की चीज है वो आई लेंस है, सिलेरी मसल्स है और रेटिना है और ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व भी इसमें लिखा होगा और बाकी सारे ये कंपोनेंट्स जो है पढ़ लोगे, इसको याद कर लोगे। ये डायग्राम फोटो जो है, फोटो में ये 3-4 कंपोनेंट दिखाने बहुत जरूरी है कि आई लेंस कहाँ पे है, सिलेरी मसल्स कहाँ पे है, रेटिना कहाँ पे है। आई बात समझ में? तो आई लेंस हमारा वेरिएबल फोकल लेंथ का है, हम आंखों को ऐसे दबा के ऐसे चेंज करके, जैसे दूर की चीज कोई देखनी है तो थोड़ा आंखें हमारी रिलैक्स होती हैं। अपने हाथ को नजदीक लेके आओगे तो आईज में क्या होगा? आईज में स्ट्रेन पड़ेगी, मतलब नजदीक वाली चीज को अगर छोटी छोटा लिखा हुआ है उसको हमें पढ़ना है तो आईज पे जो है लेंस, आई लेंस के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है। ठीक है, तो एक चीज ये समझोगे, डिस्टेंट चीजों को देखने के लिए, डिस्टेंट चीजों को हमारी आईज क्या है? रिलैक्स है। नियर ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हमारी आईज क्या है? वो स्ट्रेन्ड कंडीशन में है। आईज जो है वो स्ट्रेन्ड कंडीशन में है। ठीक है भाई। अब ये जो है वेरिएबल फोकल लेंथ का है। अब ये नियर पॉइंट, फार पॉइंट, ये सब क्या है? ये सब हम देखते हैं। अब ये सब देखते हैं। तो ये तो हो गया कंपोजिशन डायग्राम, ये दो चीज तुम्हें याद रखना। अब इसका थ्योरी वाला पोर्शन जो है मैं बताता हूँ। थ्योरी वाला पोर्शन ये बोलता है कि हमारे आई की जो लेंस है वो तो वेरिएबल फोकल लेंथ की है, वेरिएबल फोकल लेंथ की है। तो ये मैं बना देता हूँ, ये है हमारी आई, आई, और ये है हमारे आई बॉल, आई बॉल में ये है कॉन्वेक्स लेंस और यहाँ पे है सिलेरी मसल्स हैं, यहाँ पे जो है सिलेरी मसल्स हैं, ये जो है रेटिना है और इस रेटिना से जो है ये ऑप्टिक नर्व्स आ रही हैं, ये ऑप्टिक नर्व्स जो है ब्रेन को सिग्नल देती हैं। ये इस लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ से हमारी इमेज बनती है। इमेज हमेशा रियल होता है, रियल इमेज की प्रॉपर्टी होती है कि उसको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं और ये रेटिना ही वो स्क्रीन है जिस पे इमेज बनता है। ऑप्टिक नर्व ब्रेन को सिग्नल सेंड करता है और हमें इमेज दिखाई देता है। इसकी जो इसकी जो डिस्टेंस होती है यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर की होती है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की। मतलब डायमीटर ऑफ आई बॉल, डायमीटर ऑफ आई बॉल वो कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। तो जो भी ये लेंस है, हम डिस्टेंस कहाँ से मानते हैं? डिस्टेंस कहाँ से मानते हैं? डिस्टेंस हम मानते हैं कहाँ से? डिस्टेंस मानते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मानते हैं, तो यहाँ पे स्क्रीन है, तो क्या ये इमेज डिस्टेंस है? यस। कोई भी लेंस होता है तो लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस होती है और ऑप्टिकल सेंटर से जहाँ पे इमेज फॉर्म होता है वो जो है इमेज डिस्टेंस है। तो थोड़ा सा ये इक्वेशन याद करोगे और थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे नीड से बाहर आते हुए, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। अब क्या ये स्क्रीन की डिस्टेंस हमारी चेंज होगी? नहीं, स्क्रीन की डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रही है क्योंकि रेटिना तो वहीं रहेगा, रेटिना आगे पीछे नहीं होगा। तो जब स्क्रीन की डिस्टेंस चेंज नहीं होगी और हमारा ऑप्टिक नर्व सिग्नल यहीं से भेजेगा तो मतलब इमेज की जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होगी और वो हमेशा कितनी होगी?
2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। तो यहां से हमेशा इमेज अगर यही बनना है, ये क्वांटिटी अगर कांस्टेंट है तो ये तो कांस्टेंट है, बट क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमेशा कांस्टेंट होता है? भाई ये तो कोई जरूरी नहीं है ना। ये तो हम ऑब्जेक्ट को नजदीक भी रखते हैं, दूर भी रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, पोजीशन चेंज होती रहती है। ऐसा थोड़ी कि कहोगे कि नहीं मुझे देखना है तो तुम आके 50 सेंटीमीटर पे खड़े हो तभी मुझे दिखाई देगा, ऐसा तो है नहीं। तो यू चेंज होता है, तो यू चेंज होता है, ये क्वांटिटी चेंज होती है। ऐसे मान लो कि ये x है और ये प्लस y है, x चेंज हो रहा है और x प्लस वाई का प्रोडक्ट सम कांस्टेंट है, तो क्या y भी चेंज होना चाहिए? हाँ, y भी चेंज होना चाहिए। अच्छा, y भी चेंज होता है, कैसे चेंज होता है? सिलेरी मसल्स, सिलेरी मसल्स क्या करते हैं? फोकल लेंथ को चेंज करते हैं। तो हमें ये समझ में आ गया कि हमारे आई की फोकल लेंथ चेंज होती है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होगा, उसके हिसाब से फोकल लेंथ चेंज होती है। अब जो है क्या है कि उम्र के साथ ये सिलेरी मसल्स कमजोर हो जाती हैं। जब कमजोर हो जाती हैं तो हम फोकल लेंथ ज्यादा वेरी नहीं करा सकते हैं। जब फोकल लेंथ ज्यादा वेरी नहीं करा सकते हैं तो इसकी वजह से ही हमारे आईज में क्या डिफेक्ट जनरेट हो जाते हैं? डिफेक्ट जनरेट हो जाते हैं। अब देखो, अब इसमें दो टर्म और है, फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट। फार पॉइंट, फार पॉइंट मतलब कि हम मैक्सिमम कितने डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, मैक्सिमम कितने डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो हमारे जो है, जो ऑब्जेक्ट हम देख पाएंगे, आइडियली क्या है, बहुत ही दूर की चीजों को हम देख सकते हैं। मतलब यहाँ से कम मान लो जो भी है 1 आध किलोमीटर, 500 मीटर, इतना तो देख सकते हो स्ट्रेट अगर तुम्हें है। तो इसके कंपैरिजन में वो डिस्टेंसेस क्या है? इन्फिनिटी है भाई। ये तो 2.5 सेंटीमीटर है ना, स्केल पे देखो कितना छोटा होगा 2.5 सेंटीमीटर। तो इसके कंपैरिजन में u बहुत ही ज्यादा है। मतलब हम, हमारा फार पॉइंट, नॉर्मल, नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है जिसकी आंखें बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उसके लिए फार पॉइंट क्या है? वो इनफाइनाइट है। तो अगर फार पॉइंट इनफाइनाइट है मतलब रेज वहां से पैरेलल आ रही हैं और वो कहाँ पे कन्वर्ज करेंगी? रेटिना पे, तभी तो इमेज बनेगा। रेटिना पे इमेज नहीं बनेगा तो हम नहीं देख पाएंगे। तो यू इनफाइनाइट, तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का फार पॉइंट क्या होता है? इनफाइनाइट। नियर पॉइंट, अब ऑब्जेक्ट को जब हम नजदीक लाना स्टार्ट करेंगे तो हमारे आईज पे स्ट्रेन पड़ना स्टार्ट हो जाता है और हम एक लिमिट से ज्यादा क्लोज अगर ऑब्जेक्ट लाएंगे तो हम उसको देख नहीं पाएंगे। तो कितना हम मिनिमम क्लोज ला सकते हैं? मिनिमम डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये सब बस ऐसे ही डराने के लिए, सीधे सीधे समझो कितना हम नजदीक ला सकते हैं ताकि हमें साफ साफ दिखाई दे। तो ये 25 सेंटीमीटर होता है। आप कहोगे सर मैं तो 25 से कम पे भी देख सकता हूँ। हाँ, तुम देख सकते हो। ये जो लीस्ट डिस्टेंस है वो एज के साथ वेरी करती है। वो 8 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर के रेंज में होती है। तो ये वेरिएबल चीज है। फिर 25 सेंटीमीटर क्यों? एक स्टैंडर्ड ले लिया गया है। तो यहाँ से जो है, 25 नॉर्मल के लिए, हाँ 25, एवरेज। हाँ 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 25 एक नॉर्मल है। तो ये जो है यहाँ से लीस्ट डिस्टेंस जो है ये, तो एक स्टैंडर्ड है 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दे देगा भाई लीस्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर ले लो, 30 सेंटीमीटर ले लोगे, जो दिया होगा हम वो ले लेंगे। नहीं कुछ दिया हुआ है तो 25 लेंगे। तो ये हो जाएगा इसका नियर पॉइंट। मतलब भाई ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए कितना स्पेस है? अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए यू के लिए कितना स्पेस है? 25 से लेके इन्फिनिटी तक का स्पेस है। ये हो जाएगा फार पॉइंट, ये हो जाएगा नियर पॉइंट, और इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। अब देखो यही चीज जो है ना लोगों का गड़बड़ हो जाता है। एज के साथ ये फार पॉइंट और नियर पॉइंट चेंज होता रहता है। कोई क्या करता है कि भाई किसी का नियर पॉइंट गड़बड़ हो जाएगा, किसी का फार पॉइंट हो जाएगा, ज्यादा दूर की चीजें नहीं देख पाएगा, कोई जो है नजदीक की चीजें नहीं देख पाएगा। तो इसी से रिलेटेड हमारे दो डिफेक्ट होते हैं। कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं? मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया या फिर नियर साइटेडनेस। तो ये देखो थ्योरी वाले पॉइंट्स यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, इसको पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे, आज ही पढ़ोगे। तो ये सारे जो है पढ़ोगे, कैटरैक्ट और ये सब जो है ये सब पढ़ोगे। ये सब चीजें बस थ्योरेटिकल हैं। ये देखो डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन।
तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उसके लिए फार पॉइंट इनफाइनाइट है और नियर पॉइंट लीस्ट डिस्टेंस है। अब मायोपिक पर्सन है, शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिक पर्सन है, ए पर्सन, यहां पे देखोगे अ पर्सन वी कैन सी ओनली नियर पॉइंट, अ पर्सन, यहां पे दिया पर्सन हु कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट्स, नियर ऑब्जेक्ट्स, मतलब शॉर्ट साइटेडनेस है, शॉर्ट साइटेडनेस है तो नजदीक का उसका ठीक है, नियर ओके। मायोपिक पर्सन है, मायोपिक पर्सन ज्यादा दूर का नहीं देखता, वो नजदीक का देख पाएगा। बट कैनॉट फोकस द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, कैनॉट फोकस द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, भाई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ये नहीं देख सकता, समझे? अच्छा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट तो ये देख नहीं पाएगा, तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, तो ये पर्सन क्या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं देख पाएगा, मतलब इसका क्या खराब है, फार पॉइंट इसका गड़बड़ है। इसका फार पॉइंट क्या है, सबका फार पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी है, बट इसका फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं है, मतलब ये ज्यादा दूर नहीं देख सकता है, इसका फार पॉइंट यहाँ होगा। इसका नियर पॉइंट ठीक है, नियर पॉइंट मतलब ये 25 वाली चीज को तो देख लेगा, लेकिन इन्फिनिटी तक नहीं देख पाएगा। कहां तक, मान लिया 60 सेंटीमीटर तक इसका फार पॉइंट है। तो ये जो पैरेलल रेज जो आती है ना, ऐसे केसेस में जो पैरेलल रेज आती हैं, वो रेज पहले ही फोकस कर जाती है, ऐसे पहले इमेज बना लेती है। पहले इमेज बना लेगी तो रेटिना पे इमेज बनानी, उसको दिखाई नहीं देगा। तो उसके लिए जब ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करते जाएंगे, ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करते जाते हैं, तो कहीं यहां से अगर लाइट आएगी तब वो इमेज उसको रेटिना पे बनती है। तो ये उसका जो है फार पॉइंट है बेचारे का, ये जो है फार पॉइंट है इसका। मान लिया वो 60 सेंटीमीटर है भाई फार पॉइंट। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का फार पॉइंट इन्फिनिटी, ये मायोपिक पर्सन का फार पॉइंट चेंज। तो इसके करेक्शन के लिए हमें क्या करना होता है, किस टाइप का हम लेंस यूज करते हैं इसके करेक्शन के लिए, ये जो है पैरेलल रेज को कन्वर्ज पहले ही कर दे रहा है, तो इसके करेक्शन के लिए हम किस टाइप का लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज होता है। इसके करेक्शन के लिए किस टाइप का लेंस यूज होता है, कॉनकेव लेंस होता है। कॉनकेव लेंस करता क्या है भाई, सोम कुछ बताना चाहोगे इस पे, कैसे कॉनकेव लेंस ठीक कर पा रहा है, याद ही नहीं होगा। तो ये मायोपिक पर्सन है, ये मायोपिक पर्सन जो है इसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है और फार पॉइंट जो है 100 सेंटीमीटर है। मायोपिक क्यों है, क्योंकि फार पॉइंट इसका ठीक नहीं है। तो ये सबका इन्फिनिटी होता था, इसका बेचारे का 100 सेंटीमीटर है। तो हम एक लेंस करेक्शन के लिए एक लेंस यूज करेंगे, और वो लेंस करेगा क्या, वो लेंस इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना देगा, जो उस पर्सन के फार पॉइंट पे है, अब वो देख लेगा उसके बाद। तो हम क्या करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इस लेंस को इमेज बनाना है कहाँ पे, -100 सेंटीमीटर। तो हम लेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे 1/v - 1/u = 1/f। इमेज पुट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा -1/100 और +1/infinity = 1/f। तो व्हाट इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ = -100 सेंटीमीटर। ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस का मतलब है कौन सा लेंस होना चाहिए, कॉनकेव। ओके। मतलब हम करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉनकेव। तो इससे हमें ये पता चल गया कि भाई कॉनकेव लेंस हमें यूज करना है, उसका फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो उसकी आंखों के आगे लग जाएगा, वो देख लेगा, काम सही हो जाएगा चकाचक। जिसके में दोनों प्रॉब्लम है, मायोपिक और हाइपरमेट्रोपिया, जो दोनों ही चीजें हैं, मतलब नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस दोनों ही है, तो उसके अकॉर्डिंग दोनों टाइप के लेंस यूज हो जाते हैं। तो तुम याद रखोगे मायोपिक को क्या लगता है, कॉनकेव। मायोपिक, मायोपिक के लिए क्या है, करेक्शन, करेक्शन तुम्हें याद रखना है, ये डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो शॉर्ट साइटेडनेस के लिए फार पॉइंट इन्फिनिटी वाली चीजों को फार पॉइंट पे शिफ्ट कर देगा, और हम उसका फोकल लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं, न्यूमेरिकल ऐसा ही आएगा। फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस हाइपरोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में उसका फार पॉइंट ठीक है, फार पॉइंट बिल्कुल ठीक है, उसका नियर पॉइंट गड़बड़ है, नियर पॉइंट गड़बड़ है।
नियर पॉइंट गड़बड़ का मतलब क्या है कि जो नॉर्मल नियर पॉइंट जो है, नॉर्मल नियर पॉइंट का इमेज कहीं और बन जाता है, इमेज कहीं और बन जाता है, यहाँ पे जो है उसको ब्लर इमेज दिखाई देता है। तो अब इसमें भी क्या करेंगे, इसका क्या गड़बड़ है भाई, हाइपरमेट्रोपिया में क्या है, नियर पॉइंट, नियर पॉइंट जो नाम है वो पॉइंट ठीक है, फार साइटेडनेस में फार ठीक है, नियर साइटेडनेस में नियर ठीक है, नियर। तो नियर पॉइंट इसका गड़बड़ है, नियर पॉइंट नॉर्मल का क्या था, नॉर्मल ये लेंस था तो नॉर्मल का नियर पॉइंट था 25 सेंटीमीटर। बट अभी मान लिया कि इस पर्सन का जो है वो नियर पॉइंट क्या है, इसका नियर पॉइंट है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर है भाई। तो अब क्या, तो ये पर्सन जो है 50 से क्लोज लेके आएंगे, इसको दिखाई नहीं देगा, हमें करेक्शन के लिए एक लेंस यूज करना है, वो लेंस को क्या करना है, उस लेंस को 25 पे जो ऑब्जेक्ट आए उसको वो कहां पहुंचा दे, इमेज। ये बात नहीं समझ 50 में आएगी में। तो पूछना, 50 में। उस पर्सन की औकात है 50 देखने की, तो ऐसा नहीं कि हम कुछ मैजिक करके उस पर्सन को 50 को 25 बना रहे हैं, नहीं, हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं, 25 वाले ऑब्जेक्ट को हम शिफ्ट करा दे रहे हैं लेंस के हेल्प से 50 पे। तो मतलब ऑब्जेक्ट जब 25 पे आए, मुसीबत की घड़ी में ऑब्जेक्ट जब 25 सेंटीमीटर पे आए, तो ये जो हेल्प करने वाला लेंस है वो लेंस इमेज कहाँ बना दे, -50 पे। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे v कहाँ फॉर्म होना है, 1/-50 माइनस ये जो है -25 इज इक्वल टू 1/f, सो इट इज प्लस, क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 2/50 माइनस 1/50। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू +50 सेंटीमीटर, +50 सेंटीमीटर का मतलब करेक्शन के लिए क्या लगेगा यहाँ पे, कॉन्वेक्स लेंस, और उसका फोकल लेंथ हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। तो तुम्हें क्या करना है, ये तीनों फोटो जो है पता होना चाहिए, तीनों फोटो जो है ये बिल्कुल पता होना चाहिए। तो तुम्हारे को ये न्यूमेरिकल भी बता दिया मैं, न्यूमेरिकल भी बता दिया कैसे करना है, क्या करना है, और बाकी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता दिया। तो मायोपिया के लिए व्हाट इज द करेक्शन, कॉनकेव लेंस। हाइपरमेट्रोपिया के लिए व्हाट इज करेक्शन, हाइपरमेट्रोपिया के लिए करेक्शन इज कॉन्वेक्स लेंस। नियर साइटेडनेस में नियर ठीक है, फार साइटेडनेस में फार ठीक है, नियर गड़बड़ है, नाम का अपोजिट है, ठीक है। तो ये याद रहेगा, कोई कंफ्यूजन इसमें। तो ये ह्यूमन आई हमने कवर कर लिया, फार पॉइंट, नियर पॉइंट, आई के कंपोनेंट, आई के कंपोनेंट, आई की थोड़ी बहुत फंक्शनिंग, ये याद रख लेना यार, ये डायग्राम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेना जो लोग 10th वाले हैं। और बाकी ऑब्जेक्टिव के लिए इसमें से पॉइंट आ सकते हैं कि सिलरी मसल्स का फंक्शन क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सिलरी मसल्स में अगर स्ट्रेन होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा या ज़्यादा होगा, सिलरी मसल्स अगर रिलैक्स स्टेट में है तो आई लेंस की फोकल लेंथ कम है या ज़्यादा है, करेक्शन के लिए क्या, बाकी सब जो पॉइंट है वो नॉर्मल है, उसको पढ़ लेना है, कुछ है नहीं। ये तो डिस्पर्सन वगैरह तो हम लोग पढ़ चुके हैं। आई बात समझ में। मोटर इज अ डिवाइस, इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक मोटर के कंपोनेंट्स हैं, पहले हमें आना चाहिए इसमें कंस्ट्रक्शन क्या क्या है। तो कंस्ट्रक्शन में देखो, कंस्ट्रक्शन में ये जो है एक परमानेंट मैग्नेट है, मैग्नेट का जो है नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, और ये जो है लूप है, ये एक लूप है जहाँ से करंट एंटर करेगी, ये हमारा एक स्क्वायर लूप है ऐसा। ये जो है ब्रशेज हैं, कार्बन कार्बन ब्रशेस, ये कार्बन ब्रशेस हैं जिनके साथ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मेंटेन रहेगा, इसका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ऐसे मेंटेन रहेगा। और ये जो है बाहर की सप्लाई है, बाहर की यहाँ से सप्लाई है, यहाँ पे ये बैटरी है, ये बैटरी है, बैटरी है, यहाँ से ये कनेक्शन है। तो अब ये देखो ऐसा है, ये हमारा लूप है, इस लूप में जो है करंट फ्लो रही है, जल्दी से डायरेक्शन बताने के लिए रेडी रहना।
ये नॉर्थ पोल था इधर, और ये हमारा साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। यहाँ से करंट ऐसे फ्लो हो रही है, करंट ऐसे 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 करंट ऐसे फ्लो हो रही है। तो ये मार्क कर लेते हैं ABCD, ABCD। ये देखो ए से कनेक्शन है, अभी यहाँ पे ए से कनेक्शन है इसका। अच्छा, BC के ऊपर बताओ क्या है फोर्स, जल्दी। फोर्स एक्टिंग ऑन BC, फोर्स एक्टिंग ऑन BC, करंट का मैग्नीट्यूड I है, ILB साइन थीटा, याद है। यहाँ पे साइन थीटा क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 0। तो फोर्स इज इक्वल टू 0 डिग्री। इस पे कोई फोर्स नहीं है क्या, इस पे कोई फोर्स है, इस पे भी फोर्स नहीं है। क्यों? नो सर। क्योंकि करंट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। इस पे क्या फोर्स है, यस। कितना फोर्स है, FAB, FAB इज इक्वल टू ILB। किस डायरेक्शन में फोर्स है, जल्दी बताओ, डॉट या क्रॉस। I करंट के डायरेक्शन में, इनवर्ड। इनवर्ड, यस। यहाँ पे फोर्स है इनवर्ड, तो यहाँ पे फोर्स हम डिनोट करेंगे क्रॉस, फोर्स डिनोट करेंगे सर क्रॉस। है। करंट देखो, करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड का फिंगर पाम होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। थंब किधर पॉइंट आउट कर रहा है, इनवर्ट, समझे। थंब पॉइंट आउट कर रहा है इनवर्ट, यस। तो इस पे फोर्स है इनवर्ट, इस ब्रांच पे डॉट। हाँ डॉट, यहाँ पे है डॉट। तो अगर कोई ऐसे देख रहा है यहाँ से, इस प्लेन के अलोंग अगर देखता है, तो उस बेचारे को क्या दिखेगा, उसको ऐसे एक लाइन दिखेगी। उसको क्या दिखाई देगी, ऐसे एक लाइन दिखेगी। लाइन में उसको ये ए पॉइंट दिखाई देगा। प्लेन के अलोंग दिख रहा है भाई, जैसे मोबाइल फोन के एज के अलोंग देखो, तो ऐसे लाइन दिख रहा है। अब इसमें इस पे फोर्स डॉट है, ए वाले पे डॉट, मतलब हमें ये डाउन दिखेगा, और ये क्या है, अप दिखेगा, ILB। इसके वजह से ये क्या होगा, रोटेट करेगा। जैसी करंट जाएगी फटाक से ये रोटेट करेगा, रोटेट करके क्या होगा, ये पॉइंट इधर का इधर आ जाएगा, और ये पॉइंट इधर का इधर आ जाएगा। आई बात समझ में। सो मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज इसका रोटेशन होगा। तो जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, तो ये जो एज है देखो, ये भी तो इसके साथ साथ घूम जाएगा। तो ये ए है, तो यस इसको हम सर। बोल देते हैं ये भी ए है, ये भी डी है। तो ए पहले इस बुश के कनेक्शन में था प्लस से, और ये यहाँ पे था। अब ये उठ के ये यहाँ आ जाएगा, ये घूम के, मतलब एक रोटेशन के बाद कैसा हो जाएगा फोटो, एक रोटेशन के बाद ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा दोगे तो क्या, यहाँ डी आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा, और यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, और ये हो जाएगा। यहाँ पे बुशेस के साथ कनेक्शन था, अब डी यहाँ पे आ जाएगा। तो अब डी में करंट फिर से ऐसे जाने लगेगी, डी से सी, समझ रहे हो। फिर से करंट इधर वाले में, फिर से करंट इधर जा रही थी, फिर से यहाँ पे फोर्स क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स डॉट हो जाएगा, और फिर से एंटी क्लॉकवाइज में ही रोटेशन हो जाएगा, फिर से ए यहाँ आ जाएगा, और इस तरीके से ये मोटर जनरेट करता रहेगा, रोटेट होता रहेगा। समझे, बताओ भाई, बताओ बताओ। ये वर्किंग ऑफ मोटर में वही सारी चीजें एक्सप्लेन्ड हैं, कि मैग्नेटिक फील्ड था, पहले लूप था, लूप के में करंट फ्लो की, करंट फ्लो। व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल, तो बेसिक प्रिंसिपल बिल्कुल एकदम रटा होना चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल है कि मैग्नेटिक व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, इलेक्ट्रिक मोटर यूटिलाइजेस द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। A motor works on the principle that when a rectangular coil is placed in the magnetic field, current passes through it. A torque acts on the coil, which in turn rotates it continuously. When the coil rotates, the shaft attached to the it also rotates. तो यहाँ से शाफ्ट अटैच होगा, यहाँ पे जो है शाफ्ट अटैच होगा, और ये शाफ्ट भी साथ ही साथ घूमेगा, और जो भी हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, या तो पंप वम्प ऑपरेट करना चाहते हैं, या फैन ऑपरेट करना चाहते हैं, शाफ्ट से जो भी ऑब्जेक्ट अटैच होगा वो ऑपरेट करेगा। हमको मैकेनिकल एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। हमको मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी किसके कॉस्ट पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे। तो फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल इनटू मैकेनिकल एनर्जी। व्हाट इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज दैट
Whenever a current carrying coil is placed in the magnetic field, it experiences a force which generates a torque, which is responsible for the rotation of frame. So it is converted into the energy supplies to the construction of motor. Construction of motor में तुम ये लिखोगे परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है, ये कॉयल है, परमानेंट ये कॉयल है, ये बैटरी है, ये सब जो है बुशेस हैं, ये सारा फोटो जो है ड्रॉ कर लोगे यार। और इसके बाद वर्किंग में ये 2-4 चीजें लिख लोगे, 2-4 पॉइंट आना चाहिए। दिया हुआ इन द साइड ए बी कॉइल द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम ए टू बी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, ऐसे जो भी लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स विल एक्ट डाउनवर्ड। ये डायग्राम चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, ये डायग्राम ड्रॉ कर दोगे, सेंस ऑफ रोटेशन दिखा दोगे। 180 डिग्री रोटेट होने के बाद ऐसा हो जाएगा, ए का डी से कनेक्शन हो जाएगा और ये हो जाएगा। बताओ